गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सिविक्स का लेसन 20 इक्वालिटी इन इंडिया एंड डेमोक्रेसी। हमारी लास्ट पीरियड में हमने इक्वालिटी का इम्पोर्टेंस के ऊपर डिस्कस किया था। इक्वालिटी जब तक मेंटेन नहीं होगा तब तक एक ट्रू डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। 4 पिलर्स के ऊपर भी डिस्कस किए थे, तो आज डिस्कस करेंगे अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि मैंने कहा था, जनरेशन ईयर्स पहले ही हमारा जो सोसाइटी में लोगों की सोच में एक डिस्क्रिमिनेशंस था, मतलब कास्ट को लेके, रिलीजियंस को लेके, जेंडर को लेके, फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके, इवन आप लोगों का प्रोफेशंस को लेके। ठीक है। देन जैसे इस चैप्टर में आपका एग्जांपल्स ओम प्रकाश वाल्मीकि है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। उन लोगों को बहुत सारा चीज़ को सहन करना पड़ा था इस वजह से, इनइक्वालिटी की वजह से। देन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ 1950 में। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स बने, फंडामेंटल राइट्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स का क्रिएशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसके अकॉर्डिंग बिफोर द लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सारे आपके जितने भी रिलीजियंस है, कल्चर्स है, ट्रेडिशंस है, कास्ट सिस्टम को लेके जो भी डिफरेंसेस थे, वो सारे धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हुआ है। दैट मीन्स हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर बन चुका है कि अगर हम इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं देन हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज का जो हमारी चैप्टर टॉपिक रहेगा, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 6 broad categories of fundamental rights. These are the right to equality, that includes employment. ठीक है, the right to freedom of speech and expressions, assembly, associations, movement, residence. राइट, फर्स्ट पॉइंट है राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार हर क्षेत्र में। एम्प्लॉयमेंट, पहले जैसे कि लोअर कास्ट की कोई बच्चा है, एडमिशन्स के लिए, इवन कोई जॉब के लिए उसको बहुत सारी चीज़ को सफ़र करना पड़ता था। हाई प्रोफाइल की जॉब के लिए तो उन लोगों की परमिशन ही नहीं था, क्योंकि वो लोग लो कास्ट से बिलोंग करते थे। तो जो राइट्स टू इक्वालिटी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट को लेके, एजुकेशंस को लेके कोई डिफरेंसेस नहीं रहेगा। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की सबकी इक्वल हक है। कोई भी चीज़ के ऊपर अपना जो राय देना, सबके पास इक्वल अधिकार, इक्वल राइट्स है। अपने जो राइट्स टू स्पीक, अपने एक्सप्रेशंस को बाहर निकालने का, एक्सप्रेशंस करने जताने का जो है, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, ये सब। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस हो गया। फ्रीडम ऑफ कंसिक्वेंस, फ्री प्रोफेशंस, कोई भी हम अपने अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। राइट टू माइनॉरिटीज टू कल्चर देयर, जैसे कि कल्चर्स अपने अपने अलग हिसाब से हम अपने सेलिब्रेशंस कर सकते हैं, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके लिए हमें कोई रोक टोक नहीं है। हम बिलोंग्स फ्रॉम हिंदुइज्म, तो हम चाहेंगे हम अलग जैसे कि कल्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, अलग ट्रेडिशंस को हम फॉलो कर सकते हैं। ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी ये हमें अधिकार दिया है, ये भी राइट्स हमें मिला है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स को जो मैंने कहा, नेक्स्ट हो गया द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो राइट टू इक्वालिटीज ऑफ फ्रीडम हो गया, टू एक्सप्रेस, कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, आपका हो गया एजुकेशन को लेके, माइनॉरिटीज जो आपको अलग अलग कास्ट को लेके जो कंजर्वेशन होता है, या कोई भी अपनी मर्जी से कोई कल्चर, कोई ट्रेडिशन को ले सकता है, ये सारा। इसके बाद द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू एनफोर्स इक्वालिटी दी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू वेरियस लॉज एंड स्कीम्स फॉर द डिसएडवांटेजेस सेक्शन बाय द सोसाइटी। इसके साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग लॉज एंड ऑर्डर बनाया है, ताकि ये जो चीज़ है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव हो, वो चीज़ कैसे हमारी सोसाइटी में ना रहे। हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर्स है, ठीक है, फिर भी हम बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हमें इसके बारे में हम डिटेल्स में नहीं पता, कौन से लॉज के अगेंस्ट में कौन से लॉज फॉलो होता है, कौन नहीं। तो इसलिए हम उसका जो होता है ना, फ़ायदा नहीं उठा सकते। हम बुरी तरह से ट्रीट होते हैं, मिसबिहेव किया जाता है, कभी कास्ट को लेके, कभी प्रोफेशन को लेके। फिर भी हमारे पास वो नॉलेज नहीं है कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए ये फैसिलिटीज़ दिया गया है। अगर हमारे पास ये फैसिलिटीज़ मतलब नॉलेज होता, देन हम उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सरकार ने अलग अलग स्कीम्स बनाया है लोगों की, जैसे फ्यूचर सिक्योर हो जाए बच्चों की पढ़ाई के लिए। जैसे पहले जो सरकारी स्कूल में बहुत सारे कम बच्चों का एडमिशन मिलता था, क्योंकि माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम था, बच्चों को खाने पीने को लेकर प्रॉब्लम्स था। तो इसीलिए
बहुत कम बच्चे जो होते थे जो स्कूल में पहुंच पा रहे थे। देन हमारी जो तमिलनाडु का पहला जो सरकार थे उन्होंने पहला मिड डे मील्स जो स्कूल में उन्होंने पहले शुरू किया था 28 नवंबर 2001 में। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट इसने हर स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था मिड डे मील स्कूल्स में प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना, धीरे धीरे करके स्कूल की जो प्रेजेंट या जो भी बच्चे लिटरेसी साक्षर या जो पढ़े लिखे नहीं थे तो उनका थोड़ा इंटरेस्ट होने लगा, क्योंकि स्कूल में मिड डे मील्स जब से मिलने वो थोड़ा रेगुलर होने लगे। जो माल न्यूट्रिशन था बच्चों का जो कुपोषण वो सारा प्रॉब्लम भी सोल्यूशन हो गया। तो सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जानकारी होना चाहिए कि हमारे लिए ये लॉस एंड ऑर्डर्स प्रोवाइड करवा दिया गया है, ये रूल्स बन चुका है हमारे लिए। नॉलेज की कमी के कारण हमें वो चीज़ पता नहीं चलता कि एक्चुअली ये चीज़ ऑलरेडी बना जा चुका है। देन तुम्हारा इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, अलग अलग गणतंत्र में क्या क्या आपका इक्वालिटीज है। इन ऑल द डेमोक्रेटिक नेशंस ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी देयर रिमेन सम अमाउंट ऑफ इनइक्वालिटी। दैट मीन्स और बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वहाँ पे इक्वालिटी एक पॉइंट होके रह गया है। मीन्स अभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी वहाँ पे भी असमानता है, इनइक्वालिटीज़ मेंटेन है। देयर रिमेन सम अमाउंट ऑफ, सब फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द African Americans whose ancestors were the Slavs were brought over from Africa continue to be looked down upon by the white Americans। इसमें कहा जा रहा है जो आपका जो अमेरिका के जो अफ्रीकन अमेरिकन्स है, दैट मीन्स जो कि आपका जो स्लैवरी सिस्टम जो कृतदास प्रथा था, जो लोगों को अफ्रीका से लिया गया था तो स्लाव बनाने के लिए, टू बिकम ए स्लाव, कृतदास बनाने के लिए, वो जो हमें आके अमेरिका में रह गए उनको अफ्रीकन अमेरिकन्स बोला जाता है। वो एंसेस्टर्स, उनका एंसेस्टर्स आर फ्रॉम अफ्रीका, उनको लाया गया था सिर्फ काम करवाने के लिए, लेकिन आजकल वहाँ के लोग मतलब रहने वाले लोग हो चुके हैं तो उनको पूरी तरह से वाइट अमेरिकन से पूरी तरह से ट्रीट किया जाता है। तो ये कलर्स को लेके ये डिस्क्रिमिनेशन से गया है, इनइक्वालिटी अभी भी वहाँ पे मेंटेन है। अमेरिकन डिस्पाइट द फैक्ट देयर वाज अ मूवमेंट इन लैंड 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स। इसकी वजह से 1950 में भी हुआ था दोनों के बीच में जाके कुछ सॉल्यूशंस आ सके, या जो अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में जो डिफ्रेंसेशन है, चाहे प्रोफेशंस को लेकर स्लैविक सिस्टम पहले से ही था तो डोमिनेट करके उनको पहले से ही रखा गया था। तो बहुत बार कोशिशें किए गए कि दोनों के बीच में जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स हो जाए। अफ्रीकन अमेरिकन वे ट्रीटेड अनइक्वली, द यूनाइटेड नेशंस डिनाइड इक्वल टू द लॉ, और उनको बुरी तरह से मतलब इक्वालिटी उनको नहीं मिलता और उनको हर चीज़ में लॉ एंड ऑर्डर में उनको इक्वल रिस्पॉन्स नहीं मिलता अमेरिकन का वाइट अमेरिकन के साथ। They were allowed to sit only at the back of the bus and were forced to stand up on their seats to white Americans। अगर बस में सफ़र कर रहे हैं तो उनको लास्ट वाला सीट प्रोवाइड किया जाता है, अगर सीट लास्ट सीट या नहीं तो उनको खड़े करके सफ़र करना पड़ता है। अगर कोई वाइट अमेरिकन खड़ा है तो वहाँ पे वो होता है कि वाइट अमेरिकन को बैठना पड़ेगा और जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनको खड़ा होकर सफ़र करना पड़ेगा। बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाती है। रोजा पार्क्स एंड अफ्रीकन अमेरिकन रिफ्यूज टू स्टार्ट अप ऑन 1 दिसंबर 1955। रोजा पार्क्स जो कि अफ्रीकन अमेरिकन थी उन्होंने पहले 1 दिसंबर 1955 को बस में सब खड़े होकर सफ़र करने के लिए मना कर दिया था। हर स्मॉल एक्शंस गिव राइज टू द ह्यूज मूवमेंट व्हिच कम टू नोन एज सिविल राइट्स मूवमेंट्स। ये छोटी सी बात एक बहुत बड़ा वार में कन्वर्ट हुआ था जिसको सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हर उसकी वजह से क्या होता है, ये पॉसिबल हो पाया था जो अफ्रीकन और वाइट अमेरिकन के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन से था। लेटर द सिविल राइट एक्ट 1964 में बैन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजियंस एंड नेशनल ओरिजिन। ठीक है, तो लास्ट में 1964 में ये मिला कि कोई भी डिफरेंसेस नहीं रहेगा, कोई भी इनइक्वालिटी मेंटेन नहीं होगा फॉर रिलीजियन, फॉर कास्ट, नेशनल ओरिजिन। कोई अफ्रीका से बिलोंग करता है, कोई अमेरिका से बिलोंग करता है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉज एंड ऑर्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, डिस्पाइट ऑल दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स कंटिन्यू टू पोरेस्ट इन द कंट्री एंड कैंट अफोर्ड टू गो द बेस्ट स्कूल्स लाइक रीच ऑफ अमेरिका। अभी भी इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस होने के बाद भी अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ है। कंसिडर टू रिलीजन्स, कास्ट, इक्वल उनको कभी भी मेंटेन नहीं हो पाए वहाँ पे इक्वालिटी। इसके बाद एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग क्या है। फर्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियंस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को लेके कोई भी डिफरेंसेस नहीं रहेगा। द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग एनी सिटीजन्स ऑफ ग्राउंड्स ऑफ पैरिटी। कोई भी स्टेट डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं देगा
डिफ्रेंसिएशन को बढ़ावा नहीं देगा, कोई भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स को लेके या प्लेस ऑफ नेटिव प्लेस को भी लेके कोई किसी को इनइक्वालिटी मेंटेन नहीं करेगा। कोई भी स्टेट इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देगा। नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ऑफ एनी रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लिएबिलिटी, रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस विद रिगार्ड टू, मतलब कोई भी सिटीजन के पास ये हक नहीं है कोई दूसरे सिटीजन्स को इसकी वजह से कुछ बोले या उसको बुरी तरह से ट्रीट किया जाए कि अलग कास्ट से बिलोंग करता है, अलग रिलीजन से बिलोंग करता है। एसेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट्स, उनको हर जगह पे छूट है। कोई भी रेस्टोरेंट पे जा सकते हैं, कहीं पे से भी एजुकेशनल, अगर आप कैपेबल है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आप अपना एजुकेशनल डिग्रीज ले सकते हो, पढ़ सकते हो। द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग यार्ड्स, जो तालाब होती है, रोड्स, प्लेसेस, जो भी, वो सारे इक्वली हम उसको डेडिकेटेड कर सकते हैं पब्लिक के लिए। हम वहाँ पे नहीं देखेंगे कोई डिस्क्रिमिनेशन मेंटेन हो रहे, सरकार ने ये सब फॉर पब्लिक कर दिया। मीन्स वहाँ पे लोअर कास्ट, कोई भी कास्ट को लेकर कोई बात होगी ही नहीं। मीन्स इक्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है। चैलेंज टू डेमोक्रेसी, दैट मीन्स डेमोक्रेसी में लॉज एंड ऑर्डर्स तो बन चुका है, लेकिन उसके लिए चैलेंजिंग फैक्ट क्या है? ऑल द रिलीजियंस, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ सेल्स एंड पॉलिसीज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एम्ब्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। सारे भी जितने भी रिलीजियंस है, हमारे यही चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए कि हमारे अंदर चाहे जितना भी डिफ्रेंसिएशंस हो, चाहे कास्ट को लेके, रिलीजियंस को लेके, हमारे अंदर एक ही चीज़ मेंटेन होना चाहिए, दैट्स इक्वालिटी। इंस्पाइट ऑफ विच इनइक्वालिटी हैज़ बीन रिमूव्ड, हमें ये इनइक्वालिटी उसको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इट ओनली मीन्स दैट द स्ट्रगल टू अचीव इक्वालिटी इज इंडीड वेरी लॉन्ग, इट इज़ नॉट ईजी टू अपीयर्स टू बी। ये बहुत मतलब आसान नहीं, बोलना आसान है, लेकिन ये पूरा करके दिखाना कि हमारे बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, इसको हटाना, ये जो पॉसिबल कर पाना, ये बहुत बड़ा एक स्टेप हो जाता है। द स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑल द पर्सन आर इक्वल फॉर देयर डिग्निटी स्टिल एंड देयर आर पीपल कम्युनिटीज जो स्ट्राइव टू अचीव इक्वालिटी व्हाट एवर स्पेसिफिक्स। कह रहा है फिर भी लोगों के अंदर सबसे जो बड़ी हो जाती है होती है डिग्निटी, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे अंदर इक्वालिटी मेंटेन होगा। जब हमारे अंदर इक्वालिटी मेंटेन नहीं होगा तो हमें डिग्निटी मिलेगा नहीं या हमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये था चैप्टर का डेमोक्रेसी, इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी, इसका जो इम्पोर्टेंट रूल्स था, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पार्ट में जाएंगे, जूम क्लासेस में वही सारे के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।